मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेहद स्वागत है आपका छाया स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट्स लेकर आई हूँ। इससे बाहर आपका पेपर में कुछ नहीं आने वाला। एनसीईआरटी उठा लो, कोई सी भी बुक उठा लो, मैं सारी बुक्स अपने पास लेकर बैठी हूँ। सबको मिला जुला के मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ढूंढे हैं आप लोगों के लिए। तो आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से पढ़ना। ओके, फर्स्ट हमारा जो आता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस टाइप की थी, है ना। ठीक है, तो आज़ादी के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एक लाइन आपको ये बिल्कुल अपने माइंड में बैठा देनी है कि जब आज़ादी का समय था तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ख़राब थी, है ना। सेकंड कि ऐसा अंग्रेजों की विभेदकारी नीति की वजह से हुआ था। क्यों? क्योंकि उनकी जो नीतियाँ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। उनकी जो नीतियाँ थी वो बस भारत का इस्तेमाल करने के लिए ही, मतलब भारत का इस्तेमाल करते थे अंग्रेज़। उनकी नीतियाँ हमारे किसी विकास के लिए नहीं थी, वो बस हमारा इस्तेमाल करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आज़ादी के समय भारत की स्थिति किस टाइप की थी। तो ये पॉइंट वाइज सारा आपको मिलेगा। तो आज़ादी के समय ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज़ादी के समय भारत की जो स्थिति थी वो कैसी थी, राइट। तो अंग्रेजी पर तो कृषि पर निर्भरता थी, है ना, कि आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी, क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। दो रीज़न है इसके कि एक तो भारत के लोग जो थे वो शिक्षित नहीं थे, तो इस वजह से उन्हें ना बस खेती करना ही आता था, तो कृषि पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर थे वो लोग, है ना। ऊपर से अंग्रेज़ों का शासन काल आ गया तो बहुत ज़्यादा काल पड़ गया मानो, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत का जो इस्तेमाल होता था वो केवल कच्चे माल का निर्यात करने के लिए किया जाता था, है ना, कि कच्चा माल का निर्यात किया जाता था। इस वजह से कृषि पूरे देश में फैली हुई थी। कृषि पूरे देश में होती थी, क्यों होती थी? क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को और कुछ आता ही नहीं था, और दूसरा वो अपने हिसाब से हमको मतलब काम कराते थे। फिर है उद्योगों का निराशाजनक विकास। आज़ादी के समय भारत में उद्योगों की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। ऐसा अंग्रेजी शासन की नीतियों की वजह से हुआ था, है ना, क्योंकि अंग्रेजी शासन द्वारा कभी भी भारत में उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। कभी भी अंग्रेजी शासन ने ये नहीं चाहा कि भारत जो है वहाँ पे भी उद्योग स्थापित हों, उनको भी प्रोत्साहन मतलब कभी नहीं मिला, है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उद्योगों की निराशाजनक विकास था। ठीक है, आधारिक संरचना का अभाव। ठीक है, तो आज़ादी के बाद भारत में आधारिक संरचना जैसे बिजली, सड़क, बाजार आदि का अभाव था। इन्हें विकसित करना अर्थव्यवस्था में विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था। भाई देखो, किसी भी जगह का हमें विकास करना है, किसी भी देश का विकास करना है, तो सबसे पहले वहाँ की जो क्या देखा जाता है कि बिजली, पानी, सड़क, बाजार वगैरह है नहीं है, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है कि अधिकांश जो जनसंख्या थी वो कि अधिकांश जनसंख्या गरीब थी। आज़ादी के समय भारत की अधिकांश जनसंख्या गरीब थी। देश में गरीबी का स्तर बहुत ज़्यादा था। क्यों था? और कोई काम नहीं कर सकते, खेती करनी है, और खेती भी मौसम पे आधारित होती है, क्योंकि जब और विकास नहीं है तो, और देश के लोगों को इस गरीबी की खाई से बाहर निकालना भी ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। बट मूलभूत सुविधाओं का अभाव। ठीक है, आज़ादी के समय भारत में मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और उपलब्धता आदि का अभाव था, राइट। उच्च शिशु मृत्यु दर। स्वतंत्रता के समय जो भारत में शिशु मृत्यु दर थी वो लगभग 218 प्रति हजार थी। ओके, ये आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो उच्च शिशु मृत्यु दर थी वो कितनी थी, तो वो थी लगभग 218 प्रति हजार थी। ये बहुत
माइंड में सेट कर लो। फिर व्यापक निरक्षरता, ठीक है, निरक्षरता, हाँ। तो स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर जो थी वो लगभग 16% थी और के आसपास थी, 16% के आसपास थी और केवल 7% महिलाएं साक्षर थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी सब जो थे वो निरक्षर थे। निम्न जीवन प्रत्याशा, ठीक है, कि भारत में औसत जीवन प्रत्याशा जो थी केवल 32 वर्ष थी, जो भारत की पिछड़ी हुई स्वस्थ व्यवस्था को दर्शाता है, राइट। कि जो वहाँ की प्रत्याशा थी 32 वर्ष ही थी किसी की भी, वो इसलिए थी क्योंकि यार जब स्वास्थ्य सेवा खराब थी तो कैसे कोई इंसान जी सकता है, मर ही जाएगा। एक तो गरीबी है, दूसरा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसलिए 32 थी। यस, जीवन प्रत्याशा समझ आया। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जीवन जीने का टाइम, जितनी जीवन के जीने की आशा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि व्यापक गरीबी तथा निम्न जीवन स्तर, ओके, यस। तो आज़ादी के समय भारत के लगभग 52% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। अधिकांश लोगों का 80 से 90% आय का हिस्सा अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च हो जाता था। क्या समझे कि आज़ादी का जब समय था तो भारत में लगभग 52% जो लोग थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे, राइट। और 80 से 90% जो आय का हिस्सा था उनका, क्योंकि उस टाइम आय कम थी लोगों की, है ना, तो इसलिए उनकी आधारभूत जो आधारभूत आवश्यकता यानी खाना पीना सोना रहना, उसमें खर्च हो जाता था। सो गाइस, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि कृषि की मुख्य समस्याएं क्या थी, राइट। कि कृषि की मुख्य समस्याएं क्या थी उस टाइम पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये सारा पैराग्राफ अपने माइंड में बैठा देना है। फर्स्ट पढ़ते हैं जमींदारी व्यवस्था। यस, जमींदारी व्यवस्था। आज़ादी के दौर में भारत में जमींदारी व्यवस्था प्रचलित थी, इस वजह से किसानों का शोषण हो रहा था, है ना। कि जो आज़ादी का समय था तो वहाँ पे क्या चलता था, ज़मींदारी चलती थी। क्या होता है, आप क्या समझते हो ज़मींदारी से? इसमें ये होता है कि जो है एक खेत होता है, ठीक है, मान लो वो एक किसान का है, उसका एक ज़मींदार है और एक किसान है। तो उसमें वो जो ज़मींदार होता है ना वो काफ़ी पैसे वाला होता है ना। तो किसान अपना खेत उस ज़मींदार को बेच देता है और उससे पैसे लेता रहता है। उसके बाद वन टाइम पीरियड ये होता है कि वो जो पूरा खेत है ना धीरे धीरे उस ज़मींदार का हो जाता है और धीरे धीरे वो उससे पैसे लेता रहता है किसान। और एक टाइम बाद क्या होता है कि वो खेत जिसका होता है उसी खेत पर वो नौकरी करता है। कौन? किसान, ज़मींदारी, और वो ज़मींदार उसको उस नौकरी को देता है, ऐसा होता है। तो इस वजह से किसानों का शोषण हो रहा था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वो किसान बस मतलब खेती करना ही जानते हैं और वो जानते नहीं थे क्योंकि शिक्षित नहीं थे और कोई वो काम भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, यही है। और अब इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार कृषकों से मनचाहा कर वसूला करते थे, जबकि उन्हें अंग्रेज़ों को एक निश्चित संख्या में कर देना होता था। अंग्रेज़ क्या करते थे, अंग्रेज़ों का एक रूल था कि जैसे एक अंग्रेज़ है वो अपने नीचे 2 3 4 5 ज़मींदार रख देगा, है ना। वो अपने नीचे ज़मींदार रख देगा कि भाई ये देखो ये एरिया तुम्हें देखना है, ये एरिया तुम्हें देखना है, ये एरिया तुम्हें और ये एरिया तुम्हें, ऐसे वो करेगा। उसके बाद फिर वो ज़मींदार उस एरिया के जितने भी खेत हैं उन किसानों से वो कराएगा
तो उन किसानों से कर वसूलना, जब तक खेत उन किसानों का है तब उनका कर वसूलेगा, और जब धीरे धीरे सारा खेत मतलब बिकने को हो जाएगा फिर उस खेत पे वो किसान से नौकरी कराएगा। ऐसे होता है, ठीक है, कि वो अंग्रेज़ों जो जमींदार है वो अंग्रेज़ को तो उतना ही कर देगा, लेकिन अपने मन से वो उन किसानों से कितना भी टैक्स ले सकता है। कर का मतलब होता है टैक्स, राइट। फिर है कि जमींदार जानबूझकर कृषकों है जानबूझकर कृषकों को अधिक से अधिक कर वसूलते थे कृषकों से। उस अधिक पैसे का उपयोग अपने भोग विलास में किया करते थे। यानी जो ज़मींदार हैं वो जानबूझकर किसानों से बहुत ही ज़्यादा कर वसूला करते थे। यानी अंग्रेज़ ने अपने नीचे ज़मींदार ठहरा के रखे थे और वो ज़मींदार ज़्यादा अपने को राजा बनते थे, है ना, और उनसे वो अपना मनचाहा कर वसूलते थे और आराम से अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जीते थे। तो फर्स्ट तो हमें ये ज़मींदार व्यवस्था समझ आ गई, और जिसको समझ नहीं आई है वो मुझसे फिर से कमेंट करके पूछ सकता है। ओके, एक लाइन और है हमारी यहाँ पे कि जिस वजह से भारत की जो कृषि का है वो विकास नहीं हो पाया था। भारत की कृषि का विकास नहीं हो पाया क्योंकि वो ज़मींदार जो थे वो बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे किसानों का, राइट। फिर सेकंड है हमारा कि सिंचाई की सुविधा का अभाव, है ना, सिंचाई की सुविधा का अभाव। तो भारतीय कृषि के मुख्य रूप से सिंचाई साधनों पर निर्भर थी, परंतु देश में खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव था। अभाव नहीं था होना चाहिए कि व्यवस्था का अभाव नहीं था, ये थोड़ा गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है शायद। कि जो सिंचाई के लिए उतने ज़्यादा यंत्र नहीं थे, उतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। अगर आप 2023 में देखोगे तो कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। क्या आज से पहले कभी ये थी? बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, है ना। तो इस वजह से फिर वर्षा पर निर्भरता थी, जो है हमें वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। सिंचाई व्यवस्था का अभाव होने के कारण भारत में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर थी, जिस वजह से पर्याप्त वर्षा न होने पर फसल भी खराब हो जाती थी। यानी सिंचाई का अभाव था, सिंचाई मतलब नहीं हो पाती थी, उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इस वजह से जो कृषि थे वो वर्षा पर निर्भर रहते थे, और अगर वर्षा होती थी तो कृषि मानो ठीक है, मतलब तो अच्छे से खेती हो रही है, फसल ठीक उग रही है, वरना फसल भी ख़राब हो जाती थी। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा समस्याएं थी। तो ये कृषि की समस्याएं आपको पॉइंट वाइज पढ़नी है, समझनी है। देन हमारा है कि निम्न उत्पादकता, जो उत्पादकता थी वो भी बहुत कम थी, क्योंकि उस टाइम लोगों को मतलब नेचुरल खाद थी, वो जो उगाते थे वो नेचुरल खाद का यूज़ करते थे, है ना। जब ये नहीं था कि भाई अब जैसे केमिकल वाला सब कुछ है, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, नेचुरल थी, तो उससे कम होता है उत्पादकता। तो जानकारी का अभाव होने एवं पर्याप्त साधनों का होने के कारण भारत में फसलों निम्न उत्पादकता थी, यानी जितना उत्पादन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, है ना। क्योंकि उस टाइम जो किसान थे उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी, उतने ज़्यादा साधन नहीं थे, और इस वजह से जो उत्पादकता थी वो भी बहुत कम मात्रा में होती थी, क्योंकि वो लोग नेचुरल खाद का ही यूज़ करते थे। उनके पास कोई भी मतलब और फैसिलिटीज़ नहीं थी। इस वजह से जितना वो उत्पादन चाहते थे उतना उत्पादन नहीं होता था। देन हमारा है खंडित जोते। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 1 वर्ड में आता है, 1 मार्क्स में आता है। तो खंडित जोते
देश में खेत छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे, उस वजह से कृषि करना बहुत मुश्किल होता था। क्या है ये कि जो खेत हैं, जब जमींदारों के हाथ में खेत आ जाते थे तो वो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते थे कि भाई इसमें तुम खेती करो, उसमें तुम खेती करो। इस वजह से जो कृषि करना है वो भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि एक जैसी फसल नहीं हो पाती थी, है ना। तो खंडित जोते, आप इस वर्ड से ही समझ सकते हैं, राइट। खंडित जोते यानी छोटे छोटे भागों में खेतों का बटे हुए। देन हमारा टॉपिक है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 1 मार्क्स में भी आ जाता है, कृषि की समस्याओं में तो ये लिखना ही पड़ता है। अंग्रेज़ों के दौर में भारत में मुख्य रूप से निर्वाह कृषि की जाती थी। इस प्रकार कृषि में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, धान, मक्का आदि की कृषि की जाती थी, ताकि इनका प्रयोग करके कृषि अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। क्या होता था कि अंग्रेज़ों के दौरान जो भारत में निर्वाह कृषि की जाती थी, निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि अपने लिए ही प्रोडक्शन करना और खुद ही उसको कंज्यूम कर लेना। जो किसान थे उस टाइम, वो अपने मतलब थोड़ा खंडित जोते होती थी, थोड़ा सा प्रोडक्शन किया और उसको खुद ही कंज्यूम कर लिया। और खेती जो उस टाइम पे होती थी, गेहूं, चावल, धान, मक्का, ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो इसका जो किसान प्रयोग करते थे वो खुद के लिए ही करते थे, अपने परिवार के लिए ही करते थे। वो बाहर बाहर नहीं बेच सकते थे, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में कृषि के पिछड़ेपन के मुख्य कारण, कि कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण थे, क्यों थी इतनी पिछड़ी हुई कृषि, ठीक है। तो इसका है कि ज़मींदारी व्यवस्था, आपको भी मैंने समझाया कि ज़मींदारी व्यवस्था क्या होती है। तो इस वजह से कृषि पिछड़ेपन का ये भी एक कारण था कि ज़मींदारी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों को भूमि का स्वामी बनाया था। वह किसानों से कर वसूला करते थे, जमींदार किसानों से कर वसूला करते थे। कर की एक निश्चित राशि जमींदारों को अंग्रेज़ों को जमा करानी होती थी, जबकि वह किसानों से मनचाहा वसूल कर सकते थे। इस प्रकार जमींदारों ने किसानों से अत्यधिक कर वसूलना शुरू कर दिया। इस वजह से किसानों का शोषण हुआ, राइट। ये सारी बातें आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि कृषि का व्यापारीकरण। भारत के किसान मुख्य रूप से निर्वाह कृषि किया करते थे, जिसके अंतर्गत वह ऐसी फसलें उगाया करते थे जिनका वह स्वयं उपभोग कर सके, जैसे कि चना, दाल, बाजरा, ज्वार आदि, है ना। और गेहूं, चावल भी इसमें ले सकते हैं। परंतु लाभ कमाने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने भारत में ऐसी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जिनका व्यापार किया जा सके। उदाहरण के लिए नील। ये क्या बात हो रही है यहाँ पे कि कृषि का व्यापारीकरण, यानी जो अंग्रेज़ थे वो किसानों से ऐसा व्यापार कराना चाहते थे जिससे कि वो व्यापार कर सकें, ऐसी वो खेती कराना चाहते थे। तो नील की खेती जो सबसे महंगी होती है, सबसे हाई फाई होती है, कॉस्टली होती है, परंतु इसका किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ एवं उपयोगी फसलों की कमी भी होने लगी। भाई देखो, नील की जो खेती होती है ना, वो जिस खेत में एक बार हो जाए उसके बाद उस खेत में हम और कोई फसल उगाने के लिए योग्य नहीं होते, क्योंकि नील की फसल ऐसी फसल होती है जो ज़मीन को बंजर कर देती है। मतलब ज़मीन 1 टाइम पीरियड बंजर हो जाती है और उस पर कोई भी खेती नहीं की जा सकती है। नील की खेती होती रहे तो ठीक है, वरना नहीं होती है। तो इस वजह से आपका ये एक इंग्लिश में भी चैप्टर है कि नील की खेती का, जिसमें गांधी जी ने एक्शन उठाया था। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है इंग्लिश की बुक का भी, और यहाँ पे भी हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है।
ब्रिटिश शासन द्वारा किसानों का शोषण। ब्रिटिश शासन ने अपनी नीतियों द्वारा बड़े स्तर पर किसानों का शोषण किया, जिसका प्रभाव भारतीय कृषि पर पड़ा। राइट। तो हमारी ये क्या है कि भारत की जो कृषि थी वो पिछड़ेपन, मतलब वो पिछड़ी हुई क्यों थी, इसके हमें कारण समझ लिए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं औद्योगिक क्षेत्र पर। अंग्रेजों के दौर में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को गहरा धक्का लगा था। ऐसा अंग्रेजों की विवेककारी नीति, आर्थिक नीतियों की वजह से हुआ था। हस्तशिल्प उद्योग का पतन। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हस्तशिल्प उद्योग कौन से होते हैं। तो हस्तशिल्प यानी हाथ से बने हुए उद्योग, यानी हाथ से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। फिर अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत का हस्तशिल्प उद्योग सबसे विकसित उद्योग में से एक था, परंतु अंग्रेजों ने धीरे धीरे इस उद्योग का विनाश किया। यानी देन क्या था कि जो हस्तशिल्प उद्योग बनाए जाते थे भारत में, तो उसका अंग्रेजों ने धीरे धीरे विनाश कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे, वो बस अपना कृषि का व्यापारीकरण करना चाहते थे कि वो किस तरीके से हमारा इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले भारत का हस्तशिल्प उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित उद्योग था, परंतु इसे धीरे धीरे विनाश किया गया। ये हमने पढ़ लिया है। इसी दौर में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और बड़े उद्योगों का विकास हुआ था। यानी जब ये दौर चल रहा था भारत में, तो वहाँ पे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इन बड़े बड़े उद्योगों को बड़े स्तर पर कच्चे माल की आवश्यकता थी। जो बड़े बड़े उद्योग थे उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल की पूर्ति करने वाला क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारत से कच्चा माल की पूर्ति करेंगे हम बड़े उद्योगों में, है ना। यहाँ से कच्चा माल ले जाकर वह ब्रिटेन में बने उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन करके विश्व भर में बेचा करते थे। क्या थी इनकी तो इनकी जो है स्ट्रेटेजी ये थी कि ब्रिटेन में इन लोगों ने शुरुआत की थी बड़े उद्योग की, है ना। और जो भारत था उसको एक कच्चे माल के रूप में स्थापित किया था कि कच्चा माल का यहाँ से लिया जाएगा। फिर यहाँ से वो कच्चा माल ले जाते थे और ब्रिटेन के उद्योग में उसका मतलब वस्तुओं का उत्पादन करके फिर वो विश्व में बेचा करते थे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। इसी दौरान अंग्रेजों ने कच्चा माल के निर्यात पर कर कम कर दिया। यानी कच्चे माल का जो निर्यात था उस पर कर जो है कम कर दिया, जबकि बनी हुई वस्तुओं के निर्यात पर कर को बढ़ावा दिया गया। यानी जो कच्चा माल का निर्यात है उस पर कर कम कर दिया और जो वस्तुएं बन चुकी हैं उन पर कर बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। जिस वजह से अंग्रेजों को सस्ते दामों पर कच्चा माल उपलब्ध हुआ। यानी उन्होंने यहाँ से टैक्स कम कर दिया तो उन्हें कच्चा माल जो है उपलब्ध हो गया बहुत सस्ते दाम में। परंतु भारतीय उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत बढ़ी और मांग में कमी आई। धीरे धीरे उद्योगों का पतन हो गया। राइट। क्या हुआ कि धीरे धीरे जो भारतीय उद्योग थे उनकी कीमत में बहुत ज़्यादा उनकी कीमत बढ़ी और मांग में कमी आई। मतलब उन्होंने अपनी कीमत बढ़ा दी जब कच्चे माल का वो यूज़ कर रहा था, तो धीरे धीरे उद्योगों का पतन हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के मुख्य कारण क्या हैं। तो अंग्रेजों की विवेककारी नीति, उद्योग से बनी वस्तुओं की कम कीमत, यानी उद्योगों में बनी वस्तुओं की कम कीमत,
भारतीय उपभोक्ताओं की बदलती मांग, आधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव और ब्रिटेन में बनी उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा। राइट भाई, अपने माइंड में ये सेट करते चलो बस। यस, सेवा क्षेत्र। आज़ादी के समय भारत के सेवा क्षेत्र की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। सेवा क्षेत्र के मुख्य रूप से रेल, बंदरगाह, संचार साधन आदि ही विकसित थे, है ना। उच्च प्रशासनिक पदों पर मुख्य रूप से ब्रिटिश लोग हुआ करते थे, यानी जितने भी प्रशासनिक पद थे उन पर ब्रिटिश लोग ही शासन करते थे और भारतीयों को इन पदों पर नौकरी करने की अनुमति भी नहीं थी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब थी। व्यापार की स्थिति 1869 में स्वेज नहर के खोले जाने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच वस्तुओं के परिवहन की लागत कम हो गई। भारत से मुख्य रूप से कच्चा माल जैसे कि कपास, रेशमी कपड़ा, लोहे से बनी वस्तुएं, हाथी दांत, मसाले इत्यादि का निर्यात किया जाता था, जबकि ब्रिटेन द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं का आयात किया जाता था। यानी भारत से स्वेज नहर आपको समझना पड़ेगा, आप मैप में देखना, जो स्वेज नहर बनी थी वो भारत और ब्रिटेन के बीच बनी थी, क्योंकि पहले जो भारत से जब कोई भी सामान जाता था तो उसे अफ्रीका का बिल्कुल राउंड काट कर जाना पड़ता था, तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच बनी थी। ठीक है, तो परिवहन की लागत वो कम हो गई थी और भारत में से मुख्य रूप से जो कच्चा माल जाता था वो जाती थी कपास जाती थी, रेशमी कपड़ा जाता था और लोहे से बनी वस्तुएं, हाथी के दांत, मसाले इत्यादि, ये सारा सामान निर्यात होता था, यानी भेजा जाता था। और जबकि ब्रिटेन से क्या आता था, आयात यानी होता है आना और निर्यात यानी भेजना, जबकि ब्रिटेन से उत्पादित वस्तुओं का आयात किया जाता था, यानी उत्पादित वस्तु आती थी वहां से सिर्फ बेचने के लिए। यस, तो ब्रिटिश शासनकाल का भारतीय व्यवस्था में सकारात्मक योगदान क्या था? क्या पढ़ने वाले हम इसमें कि जो ब्रिटिश शासन था तो उसके सकारात्मक प्रभाव क्या थे। हमने सारे नकारात्मक पढ़ लिए हैं, बट सकारात्मक भी पता होने चाहिए। सकारात्मक ये थे कि अपने लाभ कमाने के उद्देश्य के कारण ब्रिटिश शासनकाल ने भारतीय अर्थव्यवस्था का भरपूर शोषण किया था, परंतु इसी दौरान उनके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी छोड़े गए, जैसे व्यापारिक कृषि का विकास, यानी उन्होंने व्यापारिक कृषि का विकास किया। किस तरह, कौन कौन सी खेतियों का, कृषि का विकास होगा, ये हमें पता चल गया था। खाद्यान्न उत्पादन में भारत का आत्मनिर्भर बनना, ठीक है, और रेलवे तथा सड़कों का विकास। रेलवे का विकास ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था और सड़कों का भी विकास हुआ था, क्योंकि उन्हें आयात निर्यात करना होता था। मुद्रा विनिमय प्रणाली का विकास हो चुका था। संचार साधनों का विकास हो गया था, संचार आ गए थे। बंदरगाहों का विकास हो गया था। ठीक है, राइट। तो आपकी एनसीईआरटी तो यहाँ बिल्कुल कंप्लीट कर दिया मैंने। इसके अलावा कुछ और वन वर्ड का शॉर्ट नोट वगैरह बताती हूँ एक्स्ट्रा। हाँ जी, तो इसमें हमारा जो है इम्पोर्टेंट वो ये है, फर्स्ट
कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि औपनिवेशिक शोषण का समय काल क्या था, तो औपनिवेशिक शोषण का जो समय काल था वो आप बताएंगे कि औपनिवेशिक शोषण का जो काल था वो था, आपको एक ये टॉपिक मिस हो चुका है कि एक प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध, ये फर्स्ट टाइम हुआ था प्लासी का युद्ध, जो भारत से किया गया था ब्रिटिश शासन के दौरान। और इसमें 1 मिनट, तो ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, है ना। तो जब से 23 जून 1757 से ब्रिटिश शासन ने हमारे ऊपर, अंग्रेज़ों ने मतलब शासन करना शुरू कर दिया था। आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947, राइट। तो ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि औपनिवेशिक शासनकाल क्या था, शासन शोषण काल, तो आप यही लिखेंगे कि 23 जून 1757 से 15 अगस्त 1947 तक, कम से कम 200 साल, राइट। और इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का जो फर्स्ट टाइम मापन किया था वो किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नेरोजी ने, ठीक है। उन्होंने प्रथम बार ये मापन किया था। और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, जैसे कि दादा भाई नेरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज और वी के आर राव और आर.सी. देसाई, ये सारे हैं अर्थशास्त्री हमारे। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें सुएज नहर का तो पता चल गया कि सुएज नहर जो है वो 1869 में खोली गई थी और भारत और ब्रिटेन के बीच थी, सीधा मार्ग था ये हमें पता चल गया है। फिर एक और है कि 16 अप्रैल 1853 को पहली बार ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से ठाणे तक। इसकी जो दूरी थी वो थी 34 किलोमीटर, ठीक है। ये प्रथम बार ट्रेन चली थी, ये भी आपको याद रखना है। और एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टिस्को की जो स्थापना थी वो 1907 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था तो इस वजह से मुझे पता है। और जो एक संपूर्ण जनगणना भारत में हुई थी वो हुई थी 1881 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, फिर ये हमारा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि ब्रिटिश शासनकाल में जो रेलवे के प्रभाव थे वो कैसे थे। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट, रेलवे ने घरेलू बाजार के विस्तार को सुविधाजनक बनाया था, यानी रेलवे के कारण जो घरेलू बाजार था वो सुविधाजनक हो गया था। इसके फलस्वरूप देश में निर्यात तथा आयात में वृद्धि हुई थी। सेकंड है कि रेलवे ने कृषि के व्यापारीकरण को सुविधाजनक बनाया, क्योंकि तभी वस्तुओं को दूरग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जा सकता था। इसका अभिप्राय किसानों के दृष्टिकोण में साधारण परिवर्तन से है
उन्होंने कृषि को केवल जीवन निर्वाह के साधन के स्थान पर व्यवसाय के रूप में देखना आरंभ किया था। राइट, कि जो रेलवे के कारण ही कृषि का व्यापारीकरण हो पाया था, आयात निर्यात हो पाया था, और किसान के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक साधन था। फिर थर्ड है, रेलवे ने लोगों की दूरियों को समाप्त किया था। रेलवे के कारण दूरियां समाप्त हुई थी लोगों की, लोग आ जा सकते थे, उन्हें लंबे सफ़र करने के योग्य बनाया था कि कोई भी लंबा सफ़र कर सकता था। इससे देशवासियों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिला। राइट। फोर्थ है, ये हम सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। फिर देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्न के तीव्र संचलन रेलवे के द्वारा से अकाल को विस्तार को नियंत्रित करने में सहायता मिली। लोगों को भुखमरी से पहले भोजन की पूर्ति की जा सकती थी, यानी सबको भोजन पहुंचाया जा सकता था और खाद्यान्न जो है तीव्र गति से बढ़ा, है ना। फिर हम इसके नकारात्मक प्रभाव पढ़ते हैं। नकारात्मक में क्या होता है कि रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक शोषण में योगदान दिया, यानी औपनिवेशिक जो शोषण होता है उसमें योगदान दिया रेलवे ने, क्योंकि प्राथमिक वस्तुओं यानी कच्चा माल को आसानी से खेतों से बंदरगाहों तक विशिष्ट अर्थव्यवस्था निर्यात के लिए पहुंचाया जा सकता। भाई इसमें मतलब ये कह रहा है ये हमारा कि रेलवे से कच्चा माल भी जाता था, आयात होता तो निर्यात भी होता ही था। राइट। तैयार माल को भारतीय अर्थव्यवस्था के आयात रूप में आसानी से विक्रय के लिए लाया जाता था और देश के आंतरिक भागों में भी पहुंचाया जा सकता था। रेलवे के विस्तार द्वारा ब्रिटिश उत्पादकों के लिए घरेलू बाजार का प्रसार हुआ था। और मेरा मानना ये भी है कि ये ब्रिटिश शासन में ये तो हुआ था कि सकारात्मक प्रभाव है कि बहुत सारी मतलब रेलवे आई थी, मतलब रेलवे की सुविधा हुई, बहुत सारी सुविधाएं हुई। बट एक चीज़ और है यहाँ पे कि उन्होंने हमारे साथ नकारात्मक व्यवहार किया, ये बात ठीक है। साथ के साथ ना देखा जाए तो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का विकास, इन सब की जानकारी भी हुई थी उस चीज़ से। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे बिल्कुल फिनिश होता है और इसके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन वर्ड क्वेश्चन मैं सब कुछ करा चुकी हूँ एक तरफ से। इससे आगे आपको कोई भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू, गुड लक।